हाँ तो बच्चों जो है इस समय लॉकडाउन की पोजीशन है। बहुत से लोगों का जो है तैयारी अधूरी रह गई थी। बहुत से लोगों को जो है अपने शहर छोड़ना पड़ गया और पढ़ाई उतनी इफ़ेक्टिवली चल नहीं पाई। तो फिज़िक्स के लिए मैं आपकी जो है हेल्प कर सकता हूँ। मैं आज से शुरू करता हूँ 45 दिन का क्रैश कोर्स फिज़िक्स का। उसमें जेई वाले बच्चे और नीट वाले बच्चे जितने भी जो है एस्पिरेंट्स हैं वो शुरू कर सकते हैं अपनी तैयारी आज से। और इसमें एक एक कंसेप्ट जेई का, नीट का सारा मैं यहाँ पे रखूँगा, आपको समझाऊँगा। आप लोगों को जो है इससे जो है फ़ायदा लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका जो है लिंक शेयर करना चाहिए, जिससे उनको भी जो है इस बात का जो है फ़ायदा हो सके। तो डे 1 ये है और इसमें जो है जो मैं आज पढ़ाऊँगा उससे रिलेटेड जो है आप लोग अपने अपने जो भी आपके पास ट्यूटोरियल हैं वो आप सवाल लगाएं। जो नहीं आते हैं वो हमारी वेबसाइट पे भेज दें, मैं उनका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। और वैसे मैं भी जो है आपको हर दिन के हिसाब से, हर दिन के ऊपर बेस्ड कुछ सवाल मैं आप लोगों को भेजता रहूँगा। आप लोगों को उनकी भी कोशिश करती रहनी चाहिए, प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। मैं उनको जो है टाइम निकाल करके एक बार डिस्कस करूँगा। शुरू करते हैं। आज का जो है बेटा डे 1 है और मैं अपने आप को जो है इंट्रोड्यूस करना भूल गया। मैं बीके सक्सेना हूँ और जो मेरा काम करने का जो क्षेत्र रहा है वो नॉर्दर्न जोन में ही रहा है, लखनऊ कानपुर में। और सारे के सारे जितने भी बड़े यहाँ पे यूपी में इंस्टीट्यूट्स हैं सभी में 8 साल 10 साल तक के मैंने पढ़ाया हुआ है। तो टोटल मैं अभी तक जो है 34 इयर्स की जो है टीचिंग कर चुका हूँ। और अब इस समय जो है पढ़ाने का बाहर ऑफलाइन क्लासेस का जो है इस समय हेल्डअप है, इसलिए मैं जो है आपके लिए जो है ऑनलाइन आ गया। शुरू करते हैं हम लोग। तो आज जो है डे 1 है और डे 1 में हम लोग जो है आज पहले पढ़ेंगे मोशन के बारे में। तो मोशन के बारे में और आप लोगों को जो है इसको जो है आपका जो है वीडियो रहेगा ही रहेगा, आप देख भी सकते हैं, उसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो मोशन के लिए सबसे पहले बात शुरू करेंगे। तो मोशन का मतलब होता है कि जब भी कभी कोई बॉडी अपनी पोजीशन, ये एक्स हो गया और इसकी पोजीशन जब भी जो है टाइम से रिलेटेड होगी, टाइम डिपेंडेंट होगी, टाइम का फंक्शन होगी। फंक्शन का मतलब होता है डिपेंड करना। ये जरूरी नहीं है कि डिपेंडेंसी जो है डायरेक्ट हो या इनवर्स हो, ये कैसी भी डिपेंडेंसी हो सकती है। समय तो लगातार बदलेगा ही बदलेगा। अगर पोजीशन भी लगातार बदलती है तो बॉडी को कहा जाएगा ये मोशन में है। और अगर समय बदलता है लेकिन पोजीशन बदलती नहीं है तो बॉडी को कहा जाएगा रेस्ट में है। तो मोशन एंड रेस्ट दो चीजें हो जाती है। रेस्ट का मतलब हो गया कि बॉडी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बदल नहीं रही है। ये दोनों के दोनों शब्द जो है रिलेटिव होते हैं, कोई भी शब्द एब्सोल्यूट नहीं होता। बोथ आर रिलेटिव, कीप इट इन माइंड। बोथ आर रिलेटिव, नॉट एब्सोल्यूट, नॉट एब्सोल्यूट। अब जरा 1 मिनट का समय निकालते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट भी समझ लेते हैं। अगर कोई भी घटनाक्रम हो रहा है और उसको बहुत सारे ऑब्जर्वर देख रहे हैं और सब के सब अपनी सेम रीडिंग देते हैं, सेम इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं, तो वो घटनाक्रम, वो चीज, वो फिजिकल क्वांटिटी एब्सोल्यूट है। अगर किसी एक भी जज का, किसी भी एक ऑब्जर्वर का जो आया इन्फरेंस वो डिफरेंट होगा तो वो चीज रिलेटिव हो जाएगी। फिजिक्स में सारी की सारी चीजें जो है रिलेटिव होती हैं एक्सेप्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है बस वही एब्सोल्यूट होता है। बाकी कोई भी चीज अगर बदलती है तो वो किसी के रिस्पेक्ट में हो सकता है बदल रही हो, दूसरे के रिस्पेक्ट में बदल ही ना रही। तो ऐसी ये सारी चीजें क्या है, रिलेटिव है। तो ये मोशन हुआ और रेस्ट हुआ। हम लोगों ने मोशन के बारे में जाना। अब हम लोग जो है जानेंगे बच्चों फ्रेम के बारे में। फ्रेम जो शब्द है वो इस तरीके से डराइव होता है, ऐसे आता है कि हम कोई भी चीज जो देख रहे हैं, कोई भी कहीं पे घटनाक्रम हो रहा है, उस घटनाक्रम को देखने के लिए जो व्यक्ति है, जो जगह है, वो कैसी है, वो जो भी जगह है उस जगह को नाम देते हैं फ्रेम। और उसको रेफरेंस भी कहा जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि यहां से सहारा लेकर के आप यहां पे रह करके किसी घटना को देख रहे हैं। तो जो आपकी लोकेशन है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे कि अगर मैं इस मार्कर को यहां से ड्रॉप करूं तो इसकी जो भी स्पीड होगी इस फर्श पे जाकर के टकराने पे, वही अगर मैं चलती हुई ट्रेन से ऐसे ही ड्रॉप करूं तब जो इसकी स्पीड होगी यहाँ पे
टकराते समय ये दोनों के दोनों अलग हो जाएंगी। मैं यहाँ भी रेस्ट में था और ट्रेन के अंदर भी जो हूँ तो जो है मैं रेस्ट में हूँ, तो वहाँ का फ्रेम हो गया और ये एक फ्रेम हो गया। तो ये इनको नाम देते हैं रेफरेंस फ्रेम। दो तरीके के होते हैं ये बच्चों, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है नॉन एक्सेलरेटेड, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम। नॉन एक्सेलरेटेड का मतलब वेलोसिटी बदलेगी नहीं। वेलोसिटी न बदलने का मतलब हो गया ना तो स्पीड बदलेगी और ना ही डायरेक्शन बदलेगा। तो और यहाँ पे इसका उल्टा नाम क्या, एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है। दिस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड फ्रेम। एक और बात, यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन अप्लाई होते हैं, यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होते। यहाँ पे कोई स्यूडो फोर्स नहीं पाया जाता है, यहाँ पे स्यूडो फोर्स पाया जाता है। स्यूडो फोर्स, चाहे तो यहाँ पे 1 मिनट का समय निकाल करके इस शब्द को भी क्लियर कर लें। जब भी कभी कहीं पे कोई ऐसा फोर्स लगता है, जो फोर्स तो लग रहा है लेकिन फोर्स लगाने वाला कॉज हमको अपनी फिजिकल आईज से दिख नहीं रहा है, महसूस हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो कहते हैं इसको क्या, स्यूडो फोर्स। एक उदाहरण से भी समझ लें, जब हम लिफ्ट में चढ़ते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे होते हैं, 5वें फ्लोर का बटन दबाते हैं, तो जिस मूवमेंट पे लिफ्ट ऊपर को चढ़ती है, हमें अपना वेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ एहसास होता है। किसने हमारे पर फोर्स लगाया, किसने नहीं लगाया, हमें दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हमें अपना बढ़ा हुआ अपना वेट एहसास होता है। दैट इज कॉल्ड एज स्यूडो फोर्स। एट द सेम टाइम जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा वेट उस समय, जिस समय लिफ्ट जस्ट ऊपर से नीचे आ रही होती है, कम हो गया होता है। और एक बात सर्कुलर मोशन से रिलेटेड बता दूं कि अगर ऐसे फ्रेम में जो है सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो रिक्वायर्ड फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन इज नेम एज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पे अगर इस फ्रेम में अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाम बदल जाता है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होता। और डायरेक्शन, एक मिसकंसेप्शन होता है, किताबों में लिखा हुआ है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन अंदर को होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन बाहर को होता है। ये बिल्कुल भी निराधार बातें हैं। ये सारी बातें मैं जो है इनके बारे में डिटेल में सर्कुलर मोशन में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे ऐसे रोक देते हैं। और एक बात स्यूडो फोर्स के बारे में और, कि ये लगता कैसे है, कैसे ये कैलकुलेट होता है। ये कैलकुलेट होता है एफ पी का मतलब स्यूडो फोर्स, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम मतलब जो है, ध्यान समझना, जब हम बस में बैठे होते हैं और ड्राइवर अचानक बस को एक्सेलरेट करता है, तो हमारा मास जो है, अगर हम 2 रुपए का सिक्का डालते हैं और टिकट पे लिख के आता है 60 kg, उसको 10 से डिवाइड कीजिए, 6 kg एक्चुअल में आपका मास है। और एक्सेलरेशन अगर बस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 6 × 2 12 न्यूटन का फोर्स लगता है हमारे ऊपर, न कि 60 × 2, क्योंकि 60 × 2 बहुत बड़ा फोर्स हो जाता है। इस फोर्स को हमारा दिमाग, हमारा शरीर आसानी से बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये मास इनटू एक्सेलरेशन। और इसका जो डायरेक्शन होता है ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सिस्टम। स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सिस्टम। बस अगर ईस्ट को एक्सेलरेट हो रही है तो स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन वेस्ट को रखेगा। ये हुई बात हमारे पास फ्रेम के लिए, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। मैं जल्दी से जल्दी एक बार इसको ब्रीफ कर देता हूँ। फ्रेम वो चीज, वो जगह जहां से कोई भी घटनाक्रम देखा जा रहा है या जहां पे हो रहा है। 2 तरीके का होता है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। इनर्शियल का दूसरा नाम नॉन एक्सेलरेटेड, नॉन इनर्शियल का दूसरा नाम एक्सेलरेटेड। यहाँ पे कोई स्यूडो फोर्स नहीं होता, यहाँ पे स्यूडो फोर्स होता है। यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन अप्लाई किए जा सकते हैं, यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन अप्लाई नहीं किए जा सकते। और अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो यहाँ पे उस फोर्स का नाम जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन होता है, नाम होता है सेंट्रीपिटल।
और यहाँ पे नाम होता है उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सिस्टम, और इसकी वैल्यू होती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम का प्रोडक्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इसको ds और इसको ds वेक्टर कहा गया, एरो लगाया गया। ये ध्यान रहे ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ये ध्यान रहे कि ये फिजिक्स का पहला वेक्टर है। फंडामेंटल वेक्टर ऑफ फिजिक्स इज डिस्प्लेसमेंट। दूसरे पायदान पे वेलोसिटी, तीसरे पायदान पे दो बैठे हुए हैं मोमेंटम एंड एक्सेलरेशन, चौथे पायदान पे फोर्स बैठा हुआ है, और इसके बाद में वैरायटी ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। ये मैनी वैल्यूड फंक्शन है, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक मोशन के लिए एक ही वैल्यू होगी, और इसके बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। यहाँ पे उदाहरण से समझे कि अगर हमको A से B आना है तो एक रास्ता P से है, ऐसे और भी रास्ते बन सकते हैं, और भी रास्ते बन सकते हैं, और भी रास्ते बन सकते हैं, और हम जो इस समय ट्रेवल कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको सीधे आना होगा। इसलिए कहा गया कि ये मैनी वैल्यूड फंक्शन है और ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ये एक्चुअल पाथ लेंथ है। अगर हम ऐसे आए हैं तो रास्ता हमारा APB होगा, और यहाँ पे होगा शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। हमें सीधे A से चलना होगा, B पे आना होगा। ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं। ये अगर कर्वियल पाथ है तो ये LAPB है, और ये स्ट्रेट हमको चलना होगा। अगर ये कर्व है तो ये कॉर्ड हो जाएगा। अगर यहाँ पे सेंटर होता तो यही डायमीटर हो गया होता। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ये है अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग बच्चों जो है अभी पढ़ते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। अभी हमने कहा था कि इसको ds से शो करते हैं। ds का मतलब हो गया स्केलर, सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल की या जो है जो हम चले हैं उसकी लंबाई कितनी है। तो v बराबर ds अपॉन dt, v वेक्टर बराबर ds वेक्टर अपॉन dt। ये मैनी वैल्यूड फंक्शन है, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। जैसा कि स्पीड और ये वेलोसिटी जो है बिल्कुल वैसे आ रहे हैं जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आए थे। ये स्पीड हो जाएगा एक्चुअल पाथ लेंथ अपॉन dt, और ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ अपॉन dt। स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल सिमिलर डिट्टो जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए था। स्पीड बराबर LPB अपॉन dt, v वेक्टर बराबर LAB अपॉन dt। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, क्योंकि हम जहां से चले वहीं पे अगर लौट आए हैं तो ये जीरो हो जाएगा। अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़े हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और उल्टे डायरेक्शन में बढ़े हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और यहीं पे लगे हाथ मैं आपको एक साइन कन्वेंशन भी बता देता हूं, जो कि रे ऑप्टिक्स में भी लगता है। अगर अपवर्ड गए हैं तो ये पॉजिटिव है, डाउनवर्ड गए हैं तो ये नेगेटिव है, राइट चल रहे हैं तो ये पॉजिटिव है, लेफ्ट चल रहे हैं तो ये नेगेटिव है। यानी कि ये सिर्फ कहना कि अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, भले ही आप राइट साइड से चल रहे हैं, डजंट मैटर। अगर आप लेफ्ट को चल रहे हैं, भले ही पॉजिटिव क्वाड्रेंट से चल रहे हैं, तब भी आप नेगेटिव है, क्योंकि आपकी पोजीशन ओरिजिन से लगातार कम होती जा रही है। ये बातें हमको ध्यान रखनी चाहिए। हम लोग शुरू करते हैं बच्चों एवरेज वेलोसिटी के बारे में। और एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में सिर्फ इतना ही अंतर रहेगा कि एवरेज वेलोसिटी जब निकालनी है तो हमको ये टोटल डिस्प्लेसमेंट लेना होगा अपॉन टोटल टाइम, और अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम रहेगा। इतना ही हमारे पास अंतर रहेगा, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक डेटा दिया गया है कि मान लो कोई जर्नी होती है जिसकी पहले पाथ की जो ट्रेवल जर्नी है उसकी लेंथ है x1, और दूसरे पार्ट की जर्नी की लंबाई है x2। ये t1 टाइम में किया गया है, ये t2 टाइम में किया गया, ये v1 वेलोसिटी से, ये v2 वेलोसिटी से किया गया है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के तरीके हुए तीन। एक हुआ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2। दिस हैज बीन गिवन इन टर्म्स ऑफ x एंड t। x और t के टर्म में ये एवरेज वेलोसिटी। इसी को हम चाहें तो x को हटा करके v और t के टर्म में भी ला सकते हैं। x1 की जगह पे v1 t1, x2 की जगह पे v2 t2 अपॉन में ये वैसे ही रहेगा। और एक बात कि अगर ये दोनों जो टाइम ऑफ जर्नी है ये बराबर हो जाए
तो ये सॉल्व होने के बाद v1 प्लस v2/2 आ जाता है। मैथ्स में बच्चों इसको अर्थमेटिक मीन कहते हैं। 3 तरीके के मीन होते हैं, ये अर्थमेटिक मीन है और ये जो आया हुआ है ये हार्मोनिक मीन है। और यहीं पे लगे हाथ एक बात बता दूं कि अगर a और b दो क्वांटिटी हैं, इनका अर्थमेटिक मीन अगर मैथ्स पूछता है तो a प्लस b/2, अगर हार्मोनिक मीन पूछता है तो 2ab अपॉन a प्लस b, और ज्योमेट्रिक मीन भी एक होता है, अगर ऐसा है तो ये अंडर रूट ab है। दिस इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक मीन। ये मैंने बात जो है लीक से हट करके यूं ही बता दी, आपको शायद काम आ जाए। ये एवरेज वेलोसिटी जो है वो x एंड v के टर्म में निकाला गया है। x1 प्लस x2 जैसा था वैसा का वैसे ही रहा। t1 की जगह पे x1 अपॉन v1, t2 की जगह पे x2 अपॉन v2। अगर ये पाथ लेंथ आपस में बराबर हैं तो यहाँ पे 2x0, यहाँ पे x0 अपॉन v1 प्लस x0 अपॉन v2, सॉल्व होने पे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। दिस इज ऑल अबाउट एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। अब मीन निकालने के लिए एक बात और समझ लेंगे पूरी क्लास बहुत अच्छे से, कि वो जो x1, x2, v1, v2, t1, t2 था, उसमें जब सवाल की भाषा ये होगी कि पहले 50 किलोमीटर तय किया गया है 1 घंटे में विद वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे तक पूरे 50 किलोमीटर तक न तो ब्रेक लगा है और न ही एक्सेलेरेटर दबा है। स्पीड 40 शुरुआत में भी, बीच में भी और अंत में भी। ये शर्त है कि न तो एक्सेलरेशन आना चाहिए और न ही रिटार्डेशन आना चाहिए। अब अगर समझा जाए बात को कि अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हुई, टाइम डिपेंडेंट हो गई, तो एवरेज निकालने के जो पीछे तरीके बताए हैं वो सारे के सारे फेल हो जाएंगे। आपको जाना ही होगा इस रास्ते से। ये क्या है, कहेंगे v बार, जैसे कि पीछे था, बार का मतलब एवरेज हो गया, और ये वेक्टर का साइन लगा है यानी कि एवरेज वेलोसिटी निकाली गई है। अगर ये हटा दिया जाएगा तो ये एवरेज स्पीड बन जाएगा, सिंबल की बात है सर। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन v dt अपॉन इंटीग्रेशन dt, टाइम लिमिट t1 से t2, टाइम लिमिट t1 से t2। ये हुई बात एवरेज वेलोसिटी निकालने की। अब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने की के लिए जो तरीका बताएंगे, x है और t है, इसका ग्राफ खींचा गया है। ये ग्राफ में हम निकाल सकते हैं इसका एक टेंजेंट खींच करके स्लोप। टेंजेंट खींचा हमने, इस पॉइंट को क्रॉस किया, यहां से हमने टेंजेंट खींचा है। टेंजेंट की डेफिनेशन, न तो ऐसी लाइन जो न तो दूर से निकल जाए और न ही काटते हुए निकल जाए। एकमात्र ऑप्शन छोड़ते हो आप, क्या, कि टच करते हुए निकल जाए, तो इसको नाम देते हैं क्या, टेंजेंट। तो ये एंगल बन रहा है फाई। एंगल हमेशा, बहुत बेसिक बात है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता, एंगल नापने का तरीका ही नहीं जानते। एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम राइट साइड एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये फाई है तो ये फाई हो जाएगा, और ये क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये dx है, ये dt हो गया। स्लोप निकालने चले तो ये tan थीटा होता है ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AB अपॉन BC, dx अपॉन dt, और ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कभी कभी ये सवाल के फॉर्मेट में भी आता है, जैसे कहा जाए सिंपल सी बात, x बराबर 3t² प्लस 2t माइनस 6, वेलोसिटी निकालो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये एट 1 सेकेंड निकालने को कहा गया, इसका मतलब क्या है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो v बराबर क्या करोगे आप, कहेंगे dx अपॉन dt लगाएंगे, ये 6t प्लस 2 आ जाएगा, 6 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है, तो v एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड हो जाएगा। 6 इंटू 1 प्लस 2, ये 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर ये इक्वेशन के टर्म में दिया गया है तो ऐसे निकलेगा, ग्राफिकल टर्म में दिया गया है तो इंस्टेंटेनियस ऐसे निकलेगा। एक बहुत पूरी फिजिक्स के लिए जो है लगी हुई बात बता दूं, सोचो कि अगर ये वेलोसिटी होता तो ये टाइम होता, तो ये जो चीज निकाली तुमने, ये क्या निकलता, एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt। यहाँ पे ये निकला है क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। a बराबर होता है dv अपॉन dt। मान लो अगर ये मोमेंटम होता और ये टाइम होता,
तो यही जो निकल रहा होता ये फोर्स होता। मान लो ये चार्ज होता और ये पोटेंशियल होता तो C बराबर dq अपॉन dv हो जाता। मान लो ये चार्ज होता और ये टाइम होता और यही तुमने निकाला होता तो I बराबर dq अपॉन dt हो जाता। मान लो ये I होता ये T होता तो ये तुमने di अपॉन dt निकाल दिया होता। और अगर कुछ पढ़ा है कुछ याद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में तो E बराबर माइनस का L di अपॉन dt हो जाएगा। सवाल यहां से जा सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी। ये बात मैंने एक बेसिक बात बताई तो ये पूरी फिजिक्स में, और अभी ऐसे बहुत सारे होंगे जिसको मैंने भी डिस्कस नहीं करना ठीक समझा है। ये मोटी मोटी सी जो चीजें जो बार बार आया करती हैं वो मैंने आप लोगों को बताई हैं। इंस्टेंटेनियस ऐसे भी निकल सकता है, इंस्टेंटेनियस ऐसे भी निकल सकता है। तो अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन जो है इसकी डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। और अब जो है जो बातें मैं बताने जा रहा हूं उनको जो है ध्यान से सीखेंगे, देखेंगे, नोट्स बनाना चाहेंगे तो बनाएंगे। वेलोसिटी जो है ये मेरा जो है रिमार्क का साइन है, इसको आपका अपना कोई साइन हो तो आप वो बना सकते हैं, चाहे तो आप यही ले सकते हैं। ये कह रहे थे कि ये वेलोसिटी जो है इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो अगर मैग्नीट्यूड बदलेगा तो भी एक्सेलरेशन होगा, अगर डायरेक्शन बदलेगा सिर्फ तो भी एक्सेलरेशन आएगा, दोनों बदलेंगे तो भी एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्पीड बढ़े या स्पीड कम हो तभी एक्सेलरेशन वाली बात हो, ये जरूरी नहीं। अगली बात करेंगे, वेलोसिटी अगर पूछा जाए कि जीरो है और शुरुआत में भी जीरो बाद में भी जीरो, क्या एक्सेलरेशन हो सकता है? आंसर है कुछ जगहों पे हो सकता है। एग्जाम्पल देखेंगे कि अगर किसी बॉडी को हमने फेंका है ऊपर को तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी स्पीड होती जाएगी कम कम कम, और जब ये पहुंच जाएगा टॉप पे जब ये पहुंचा तो इसकी स्पीड हो गई थी जीरो, और जब ये चला तो फिर इसकी स्पीड थी जीरो। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो यहाँ पे मौजूद है, इसलिए सिर्फ v जीरो होने से एक्सेलरेशन ना मौजूद हो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब एक और बात यहाँ पे बताएंगे आपको, वो ये है कि एक्सेलरेशन ही है जो कि तय करता है। देखो हमारी हेडिंग है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगली हेडिंग आ रही है यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये एक्सेलरेशन है जो तय करता है कि मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तभी मोशन होगा यूनिफॉर्म। अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है यानी कि एक्सेलरेशन मौजूद है, प्रेजेंट है, तो ये मोशन होगा कैसा? नॉन यूनिफॉर्म। ये सारी बातें अगर आप सीखते चले जाएंगे तो एक समय आएगा आपको बहुत अच्छे से फिजिक्स के कंसेप्ट दिमाग में गहरे जगह बना रहे हैं। एक्सेलरेशन नॉन जीरो मेक्स मोशन नॉन यूनिफॉर्म। तो अब बात आती है इस बात की कि एक्सेलरेशन की नामौजूदगी मतलब क्या? जीरो। मोशन को बना रहा है क्या? यूनिफॉर्म है तो नॉन यूनिफॉर्म। और ये एक्सेलरेशन चाहे कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल, कैसा भी होगा तो ये बनाएगा ही बनाएगा मोशन को कैसा? नॉन यूनिफॉर्म। कांस्टेंट का मतलब हो गया क्या? एक्सेलरेशन बराबर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसा हो गया? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये क्या बता रहा है कि हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ जाएगी। स्टार्ट किया जीरो से, रेस्ट पोजीशन से, 1 सेकंड के बाद 5, 2 सेकंड के बाद 10, 3 के बाद 15, 4 के बाद 20। मोशन को बना के रख दिया कैसा? नॉन यूनिफॉर्म। अब आओ एक वेरिएबल का उदाहरण लेते हैं। a बराबर 5t है। अब पूछा जाए, अब बताइए क्या होगा, कैसे होगा? कहेंगे a बराबर 5t का मतलब समझ रहे हैं, t बराबर 0 पे a की वैल्यू है 0, यानी कि इनिशियली कोई एक्सेलरेशन नहीं। तो चलो मान लेते हैं रेस्ट से उसने स्टार्ट भी कर दिया था, तो रेस्ट से स्टार्ट कर दिया तो 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कहेंगे कितने का फायदा हो रहा है? कहेंगे 5 × 1 5 का। कहेंगे तो 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी 5।
एक और सेकंड, 2 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, कहेंगे a बराबर 10 है, कहेंगे a बराबर 10 तो फायदा कितने का, 10 का, तो वेलोसिटी बढ़ के 5 से कितनी, 15। 3 सेकंड के बाद पूछा जाए, कहेंगे 3 सेकंड के बाद तो 15 बढ़ रहा है, यानी कि अब हर सेकंड लगातार क्या होगा, बढ़ता ही जा रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, एक्सेलरेशन निकालने के 3 डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं कि अगर पोजीशन है फंक्शन ऑफ टाइम और आपको निकालने को कहा गया है एक्सेलरेशन निकालिए, तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं आप तो पहुंच जाते हैं वेलोसिटी पे, जो आया है उसी को एक बार और रख करके डिफरेंशिएट कर दीजिए, आप पहुंच जाएंगे एक्सेलरेशन पे। अगर वेलोसिटी दे रखा गया है फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी इज डिपेंडिंग अपॉन टाइम, तो a बराबर सीधे एक बार रख के डिफरेंशिएट कर दीजिए dv अपॉन dt। कभी कभी v भी जो है देते हैं फंक्शन ऑफ x, अगर इसका निकालना है, अब निकालना है एक्सेलरेशन, तो dv अपॉन dt तो हमने पढ़ा ही हुआ था, हमने यहाँ पे dx और dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये फॉर्मेट बनकर आ गया क्या, v dv अपॉन dx। ये 3 फॉर्मेट है, ये x और t के लिए, ये v और t के लिए, ये v और x के लिए। अब यहाँ पे एक बात और समझिएगा ध्यान से, कभी कभी जो है एक बड़ा बहुत ही खतरनाक सवाल आ जाता है और उसमें अक्सर स्टूडेंट गलती करता है। सवाल ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, बताइए वेलोसिटी का क्या हाल होगा। छूटते ही लड़का आंसर दे देता है क्या, वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन घट रहा है तो वेलोसिटी भी घट रही होगी। ये बहुत ही जबरदस्त गलती होती है। इसको उदाहरण समझो, पहले आपको जो सही आंसर बता दें, एक्सेलरेशन भले ही घट रहा है लेकिन वेलोसिटी तब भी बढ़ रही होगी, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अब ये कैसे हो रहा है ये मैं आपको करके दिखाता हूं उदाहरण से। एक्सेलरेशन मान लीजिए पहले था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हर सेकंड में फायदा कितने का, 10 का, यानी कि अगर वेलोसिटी थी 0 तो 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी 10, 2 के बाद 20, ऐसा हो गया। मान लीजिए 2 सेकंड के बाद ये 10 से घटा के कर दिया गया 8, 2 सेकंड के बाद ये घटा कर दिया गया 8, अब क्या होगा, कहेंगे सर अब 8 का ही फायदा रह गया, कितना हो जाएगा, 28। मान लिया जाए कि हम एक समय के बाद इसको 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर देते हैं, अब क्या होगा, इसी समय के बाद मान लेते हैं 4 हमने घटा कर दिया, कहेंगे सर अब वेलोसिटी हो जाएगी 28 में 4 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 32। ये अभी भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये बात अलग है कि जो रफ्तार यहां पे थी बढ़ने की वो रफ्तार नहीं है, बट इट इज स्टिल इंक्रीजिंग। ये बात ध्यान रहे कि अगर एक्सेलरेशन घटेगा तब भी वेलोसिटी जो है बढ़ती जाएगी। एक और जो है यहाँ पे बहुत ही उसी स्तर का जो है चलता है मिसकंसेप्शन कि रिटार्डेशन क्या होता है, छूटते ही आंसर आता है कि सर ये जो है नेगेटिव होगा तो ये रिटार्डेशन हो जाएगा, जबकि ये बात सही नहीं है। पूरा सच ये है कि एक्सेलरेशन भी हमेशा प्लस ए नहीं होगा, तो रिटार्डेशन भी हमेशा माइनस ए नहीं होगा। एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन तय होते हैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों से मिलकर कैसे, अगर दोनों का साइन सिमिलर है तो ये एक्सेलरेशन है, भले दोनों प्लस हो भले दोनों माइनस हो। अगर दोनों के साइन डिफर कर गए, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये रिटार्डेशन हो जाएगा। लुक हियर, दोनों ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव, दोनों लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव, बट द मोशन इज एक्सेलरेटेड। ये ग्रेटर देन 0, ये लेस देन 0, ये लेस देन 0, ये ग्रेटर देन 0, द मोशन इज रिटार्डेशन। ये है बच्चों 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। मैंने जानबूझ करके जो है इनको डेराइव करके दिखाया हुआ है, क्योंकि कभी कभी सवाल जो है वो सीधे यहाँ पे नहीं देता है। ये इक्वेशन आप तभी लगाओगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी की वैल्यू ये, टी नॉट की वैल्यू ये। मैंने जानबूझ के यहाँ पे टी नॉट भी जो है दिया हुआ है। यूजुअली मोशन स्टार्ट होता है t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से, लेकिन हमेशा ऐसा होगा ये बात गलत है। अगर मोशन 2 सेकंड से स्टार्ट हुआ है तो फिर आप जो है यहाँ पे फंस जाओगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे t माइनस टी नॉट का भी टाइम ऑफ इनिशिएशन भी मैंने आपको दिखाया हुआ है। ये बात ध्यान रहे, टी नॉट। आगे मैंने इस बात को हटा दिया गया है,
लेकिन जानबूझकर मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अब मामला ये है कि डेरिवेशन आपको जो है दिखाने के पीछे कि अगर सवाल कह देता कि a बराबर जो है वो kt है और u बराबर u है, v की वैल्यू निकालो। अब आप ये इक्वेशन में अगर आप रख करके निकालेंगे तो आप गलत हो जाएंगे। आपको यहाँ पे a बराबर dv अपॉन dt रखना ही होगा, और जैसे मैंने इसको डिफ्रेंशिएट, इंटीग्रेट, जो भी मैथमेटिकल टूल्स लगा करके मैंने इसको डिराइव किया है, आपको वैसे ही करना होगा, तभी सही आंसर आएगा। और ये ध्यान रहे कि जो आप v बराबर u प्लस at में a बराबर रख करके जो आप आंसर निकालोगे वो एक ऑप्शन में होगा वहां पे जरूर। आपको देख करके कि आपने सही लगाया है आप खुश हो सकते हो, लेकिन वो गलत हो जाएगा। सही तरीका आपको ऐसे ही सीखना होगा। अगर हमको कहीं पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है लेकिन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो ये थर्ड इक्वेशन। अगर किसी पर्टिकुलर सेकंड पे हमको चली गई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये फोर्थ इक्वेशन है। Sn इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। ये पर्टिकुलर सेकंड के लिए है, यानी कि 7 सेकंड पे निकालना है, 9 सेकंड पे निकालना है। कीप इट इन माइंड कि इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द टाइम गिवन इन डेसिमल और इन फ्रैक्शन। 6.5 सेकंड पे निकालना है, दिस इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल। 7/5 पे निकालना है, 5/7 पे निकालना है, ये इक्वेशन आप नहीं लगा सकते हैं, उसके लिए तरीके दूसरे हो जाएंगे। अब मैं बच्चों जो है आप लोगों को जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के बारे में बताऊंगा। उसमें पहला जो ग्राफ है वो एसटी ग्राफ है। एसटी ग्राफ है, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया, टी टाइम हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया। और यहाँ पे इसकी यूटिलिटी सिर्फ इतनी है कि आप इसके स्लोप से वेलोसिटी के बारे में निकाल सकते हैं। ये मैं आपको पहले भी इस वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। tan phi बराबर ds अपॉन dt, ये क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब दूसरा कर्व जो आएगा वो है वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी हो गया, टाइम हो गया। सिमिलरली जैसा कि पीछे हम लोगों ने किया था, यहाँ पे अब की बार परपेंडिकुलर dv शो करेगा, बेस dt ही रहेगा। अब की बार हम सब स्लोप निकालेंगे तो tan phi बराबर dv अपॉन dt आएगा, जो कि हमें देगा इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ की जो है दूसरी जो है यूटिलिटी आएगी, अगर आप वीटी कर्व और टाइम एक्सिस के बीच में घिरा हुआ एरिया निकालते हैं तो हर हाल में आपको एरिया जो निकालना होगा विद द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम निकालना होगा, जो कि अल्टीमेटली आपको देगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। दोनों चीजें एक ही कर्व दे भी सकता है और कभी कभी नहीं दे सकता। मान लिया जाए ऐसा दिया रखा गया है कि ये वीटी कर्व है, ये एरिया 1 ऊपर है, एरिया 2 नेगेटिव है, एरिया 3 ऊपर पॉजिटिव है। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि अगर आपको निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए आपको सारे के सारे, चाहे एरिया ऊपर हो चाहे नीचे हो, इनके प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं, सारे के सारे एरिया रख करके जोड़ दिए जाएंगे। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमको इनको साइन देना होगा। ऊपर वालों को हमने मान लिया है प्लस है और नीचे वाले हो गए माइनस, तो विद साइन जोड़ना होगा तो हमको मिलेगा क्या, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब आएगा तीसरा ग्राफ, एटी ग्राफ, और यहाँ पे इसका घिरा हुआ एरिया ही आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी देता है, इसलिए सिर्फ यही पक्ष इसका यहाँ पे डिस्कस किया जाता कि अगर हमने इसका एरिया निकाला है तो वो सर्टेनली इट विल कम फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ एरिया, एक्सेलरेशन एंड टाइम। ये हमको देगा dv और dv वेक्टर, ये हो जाएगा चेंज इन स्पीड, ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। ठीक वैसे ही अगर हमको एटी ग्राफ दे रखा गया है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, लेकिन ये प्लस प्लस माइनस हम तभी कहेंगे जब हमको ऐसी क्वांटिटी को डिस्कस करना हो जो कि जिसके अंदर साइन होता है और जो कि वेक्टर हो सकता है। तो अगर हमने सारे के सबको एरिया को रख करके जोड़ दिया है तो हम निकाल रहे हैं चेंज इन स्पीड, और अगर विद साइन जोड़ रहे हैं तो ये हमें दे रहा है चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान रहे ये चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन होता है, गलती होती है जो यूजुअली कभी कभी स्टूडेंट कर जाता है। ये है कुछ डिफरेंट केसेस बच्चों एसटी ग्राफ के लिए, और ये कुछ डिफरेंट केसेस हैं वीटी ग्राफ के लिए। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्लोप 0 चल रहा है, एंगल 0 है, और इसका स्लोप हमें देता है वेलोसिटी, तो v बराबर 0 है, यानी कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है।
इस वाले केस में आ जाएं तो लगातार ये s बराबर vt दिखा रहा है, और यहाँ पे पूछा जाए कि व्हाट अबाउट द स्लोप, कहेंगे स्लोप यहाँ पे हर जगह पे कांस्टेंट है, यानी कि इसका स्लोप हमें देता है वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ये वाला ग्राफ आप देख सकते हैं कि ये पैराबोला टाइप का है, और यहाँ पे u बराबर 0 है और s बराबर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो s बराबर इक्वेशन क्या रह जाएगी, हाफ at²। यहाँ आ जाए तो यहाँ पे u बराबर अब की बार 0 नहीं लिया गया है, और इसके स्लोप में आप अंतर भी देख सकते हैं, और यहाँ पे कहा जाएगा इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ at², यानी कि इनिशियली इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 नहीं थी। यहाँ देखा जाए ये मोशन जो है वो रिटार्डेड है, क्योंकि st ग्राफ के स्लोप निकलता है हमको किससे, स्लोप से, और स्लोप एंगल लगातार कम होता जा रहा है। स्लोप एंगल लगातार कम होता जाएगा तो वेलोसिटी घटती जाएगी, और वेलोसिटी घटने का मतलब मैग्नीट्यूड घटना, और बाकी का कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो इसलिए इस इन्फ्रेंस पे हम आ सकते हैं कि यहाँ पे a नेगेटिव है तो मोशन रिटार्डेड होगा। vt ग्राफ के लिए आएंगे तो यहाँ पे vt ग्राफ का स्लोप हमें दे रहा है एंगल 0, इसलिए वेलोसिटी हो जाएगा यहाँ पे लगातार कांस्टेंट इतनी वैल्यू का, अगर ये 15 है तो 15, 20 है तो 20, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। यहाँ पे देख सकते हैं कि v और t के बीच में स्ट्रेट लाइन आ रहा है, v बराबर at हो रहा है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, u बराबर 0 है, जबकि t बराबर 0 की बात की जा रही है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं लिया गया है, और स्लोप पॉजिटिव है, इसलिए इक्वेशन पूछा जाए कैसा है, कहेंगे v बराबर u प्लस at है। और अगर यही यहाँ पे a को नेगेटिव कर दिया जाएगा तो ग्राफ इस तरीके से आएगा, और ये स्लोप नेगेटिव है तो मोशन हो जाएगा रिटार्डेड, और इक्वेशन के वाइज अगर इसको हमें शो करना है तो ये v बराबर u माइनस at है। ये था बच्चों आज का डे वन प्रोग्राम, जो हम लोगों ने इसको पढ़ा। इसको जरूर अच्छे से पढ़ें, जो भी आपके पास नोट्स हैं उसको भी पढ़ें, इसकी जितनी हेल्प आप ले सकते हैं उतना लें, और आपके साथ के जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को बोलिए इसको ज्वाइन करें और फ़ायदा उठाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स होने चाहिए, अधिक से अधिक आपको शेयर करें, लोगों का और भी फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो। हम लोग कल इसी चैनल पे फिर से मिलेंगे।